तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सिलेबस की फोर्थ यूनिट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। थर्ड यूनिट में आपने पॉलिटिकल थ्योरी के मेन ब्रॉड ट्रेडिशंस ऑफ लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, अनार्किज्म एंड कंजर्वेटिज्म को समझा था। बट इन दिस यूनिट हम मच मोर स्पेसिफिक कंसेप्ट्स देखने वाले हैं नाउ रिगार्डिंग फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। Broadly, we'll cover all the subtopics related to both these critical perspectives and also be seeing the important thinkers to ensure conceptual clarity as well as exam preparedness in one shot. काफ़ी important unit है from both understanding as well as exam point of view. आज के मॉडर्न डिस्कोर्स में फेमिनिज्म तो सेंट्रल है ही, बट बिना नाम लिए पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी भी काफ़ी देखने को मिलती है। टुवर्ड्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ PYQs भी देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। फेमिनिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल थियरी नहीं बल्कि एक पावरफुल सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट भी है। इसका मेन मकसद है उन पावर स्ट्रक्चर्स को समझना, चैलेंज करना और बदलना जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को क्रिएट और सस्टेन करते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ ने ज़्यादातर वुमेन को और जेंडर माइनॉरिटीज़ के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर किया है या साइडलाइन कर दिया है, लेकिन फेमिनिस्ट थ्योरी ने जेंडर को पॉलिटिक्स के एनालिसिस का सेंट्रल पॉइंट बना दिया। ये सिर्फ वुमेन्स इश्यूज तक लिमिटेड नहीं है। फेमिनिज्म पॉलिटिक्स को दोबारा डिफाइन करने की बात करता है, कंसिडरिंग जेंडर, इंटरसेक्शनैलिटी, एम्बॉडीमेंट एंड जस्टिस। इस क्रिटिकल ट्रेडिशन का नाम है ये एक्सपोज करना कि कैसे हिस्टोरिकली इंस्टीट्यूशंस, लॉज और आइडियोलॉजीज ने मेल डोमिनेंस को फेवर किया और यही उनके नाम से ड्रॉ होता है। और वुमेन और बाइनरी आइडेंटिटीज़ को मार्जिनलाइजेशन कैसे फेस करना पड़ा है, ये भी फेमिनिज्म अपने नाम के साथ कैरी करता है। सिंपल शब्दों में फेमिनिज्म का मतलब है पॉलिटिक्स को सबके लिए इंक्लूसिव बनाना, ना कि सिर्फ एक जेंडर के लिए। मेल बायस को हटाने की बात करता है ये। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का एक कोर आइडिया है सेक्स और जेंडर का डिफरेंस समझना। सेक्स बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड होता है, लेकिन जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। सिमोन द बोअर ने कहा था कि वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। मतलब सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि लड़की या लड़के से कैसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा और क्या बिहेवियर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का, और ये बाइनरी क्रिएट करता है जहाँ विमेन से जुड़े हुए ट्रेड्स हैं इमोशनैलिटी, केयर और नर्चरेंस पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में अंडर वैल्यूड होते हैं। ये फेमिनिस्ट सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को भी चैलेंज करते हैं। घर का अनपेड काम, चाइल्ड रेयरिंग, केयर गिविंग जो सोसाइटी के लिए एसेंशियल है पर GDP जैसे मेजर्स में काउंट नहीं होता, ये फेमिनिज्म का क्रिटिक है। इससे पता चलता है कि पेट्रियार्की सिर्फ फैमिली में नहीं बल्कि चर्च, स्टेट, मिलिट्री, एकेडेमिया सब जगह एम्बेडेड है, और ये कैपिटलिज्म, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के साथ मिलके विमेन की सबऑर्डिनेशन को सस्टेन करता है। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थॉट का पहला बड़ा चैप्टर था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। 19 से अर्ली 20th सेंचुरी तक ये वेव एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बीच ग्रो हुई। फोकस था लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, मतलब वुमेन को पब्लिक स्फेयर में वही राइट्स मिले जो मेन को मिलते हैं। इस वेव की डिमांड्स में शामिल थे एजुकेशन का इक्वल एक्सेस, प्रॉपर्टी ओन करने का राइट, वोटिंग राइट्स और लीगल रिकॉग्निशन। की थिंकर्स थे मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट सबसे प्रोमिनेंट। उनकी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ऑफ 1792 का मेन आर्ग्यूमेंट था कि वुमेन की इन्फीरियोरिटी नेचुरल नहीं है बल्कि उनके एजुकेशन का लैक एजुकेशन में लैक का रिजल्ट है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन ऑफ 1869 में लीगल और सोशल कंस्ट्रेंट्स को चैलेंज किया। साथ ही हैरेट टेलर ने फ्रांसिस राइट और इंडियन रिफॉर्मर्स जैसे राम मोहन रॉय और पंडिता रामाबाई ने मैरिज लॉज, इनहेरिटेंस और विडो राइट्स में रिफॉर्म की डिमांड उठाई। ये था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। सेकेंड वेव फेमिनिज्म ऑफ 1960s टू 80s ने फेमिनिज्म का स्कोप काफ़ी ब्रॉडन कर दिया। इस वेव का कोर आइडिया था द पर्सनल इज पॉलिटिकल। मतलब घर, रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी जैसे पर्सनल चीज़ें भी पावर स्ट्रक्चर्स और पॉलिटिक्स से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। ये वेव ने फेमिनिटी, जेंडर रोल्स, हेटेरोनॉर्मेटिविटी और रिप्रोडक्टिव राइट्स को चैलेंज किया। सिमोन द बोअर ने क्लियर किया कि वुमेनहुड एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजी का फिक्स ट्रूथ नहीं है, समाज ने औरत को औरत बनाया है। शोलामत फायरस्टोन ने बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन से विमेन को फ्री करने की डिमांड की,
केट मिलेट ने और जर्न ग्रीयर ने लिटरेचर, एजुकेशन और सेक्सुअलिटी में पेट्रियार्की को एक्सपोज किया। इस पीरियड में रेडिकल फेमिनिज्म का राइज हुआ, जो पेट्रियार्की को एक फंडामेंटल ऑपरेशन सिस्टम मानता था। साथ ही सोशलिस्ट फेमिनिज्म ने जेंडर ऑपरेशन को क्लास और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ लिंक करके एनालाइज किया। मतलब फर्स्ट वेव से अब बात ब्रॉड हो गई थी। थर्ड वेव फेमिनिज्म ऑफ 1990s से 2010 तक ये सेकेंड वेव के यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच को चैलेंज करता है, क्योंकि वो ज़्यादातर वाइट वेस्टर्न मिडिल क्लास वुमेन के इश्यूज पर फोकस थी। ये वेव का मेन फोकस था डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म और इंटरसेक्शनैलिटी। क्रेनशॉ का कॉइन टर्म जो बताता है कि रेस, जेंडर, क्लास, सेक्सुअलिटी का ऑपरेशन एक दूसरे से ओवरलैप करता है। फीमेल तो ऑप्रेस्ड है ही, बट एक ब्राह्मण फीमेल से ज़्यादा एक दलित फीमेल ऑप्रेस्ड है, या क्लास का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। मल्टीपल लेवल्स पे ऑपरेशंस जब इंटरसेक्शनल होते हैं, यही इंटरसेक्शनैलिटी का कंसर्न है। इस वेव ने टॉपिक्स को एड्रेस किया, जैसे ट्रांस फेमिनिज्म, दैट इज ट्रांसजेंडर्स का इंक्लूजन, सेक्सुअल लिबरेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप कल्चर एंड मीडिया और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। की वॉइसेस में रेबेका वॉकर, जो अपने आप को थर्ड वेव का हिस्सा बोलती थी, एव एंजलर, नाओमी वुल्फ और सूजन फैलुडी ने फेमिनिज्म को पॉप कल्चर और मेन स्ट्रीम डिबेट्स में लाया। जर्मेन ग्रीर का द होल वुमेन और कैरल एंड डफी का पोएट्री और आर्ट और लिटरेचर के जरिए फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस किया। फोर्थ वेव फेमिनिज्म जो 2012 से लेकर प्रेजेंट तक चलता है, इसका जन्म हुआ सोशल मीडिया और डिजिटल एक्टिविज्म के एरा में, जहां जेंडर बेस्ड वायलेंस, रेप कल्चर, बॉडी शेमिंग, सेक्सुअल हरासमेंट और ऑनलाइन मिसोजिनी के खिलाफ आवाज उठाई गई। हैशटैग मीटू मूवमेंट, हैशटैग टाइम्स अप और एवरीडे सेक्सिज्म जैसे मूवमेंट्स ने दिखाया कि अब्यूज और हैरेसमेंट कितना वाइड स्प्रेड है, चाहे इंडस्ट्री हो या कल्चर। इस वेव का फोकस था डिजिटल एम्पावरमेंट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, कंसेंट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मेंस्ट्रुअल इक्विटी, नॉन बाइनरी इंक्लूजन और कल्चरल अप्रोप्रिएशन के इश्यूज। की वॉइसेस में रेबेका सोलनिथ, जेसिका वैलेंटी और लॉरा बेट्स ने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। ये वेव ज़्यादा इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और डिसेंट्रलाइज थी, जो मॉडर्न ऑनलाइन एक्सप्रेशन और ग्लोबल सॉलिडरिटी के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती थी, जहां हर वॉइस, चाहे छोटी हो या बड़ी, एक कलेक्टिव चेंज का हिस्सा बन सकती थी। हम आज ये देख ही रहे हैं। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ की कंसेप्ट्स पर स्टैंड करती है, जो उसकी फाउंडेशन बनाते हैं। पहला है जो सेक्स वर्सेस जेंडर का डिस्टिंक्शन, हमने बात की ही कि सेक्स बायोलॉजिकल है, पर जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स से डिफाइंड है। एक महिला को क्या करना चाहिए, ये जेंडर है। पेट्रियार्की को फेमिनिस्ट्स एक सिस्टमिक मेल डोमिनेशन के रूप में समझते हैं, जो हर इंस्टीट्यूशन में डीपली एम्बेडेड है, फैमिली से लेके स्टेट तक। इंटरसेक्शनैलिटी एक एनालिटिकल लेंस है, जो दिखाता है कि रेस, क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी जैसे ऑपरेशंस एक दूसरे के साथ कैसे ओवरलैप करते हैं, कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज क्रिएट करते हैं। म्यूचुअल एड एंड सॉलिडारिटी का मतलब है कलेक्टिव केयर और कम्युनिटी सपोर्ट को पॉलिटिकल एक्शन का हिस्सा बनाना। और फेमस स्लोगन द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये हाईलाइट करता है कि डोमेस्टिक, इमोशनल और इंटीमेट एक्सपीरियंसेस भी वाइडर पॉलिटिकल सिस्टम्स का पार्ट हैं, उनसे अलग नहीं है। फेमिनिज्म ने पॉलिटिकल थ्योरी और एक्टिविज्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी डिबेट्स और सेल्फ क्रिटिक्स हुए हैं। एक मेजर क्रिटिसिज्म है वेस्टर्न बायस। अर्ली फेमिनिज्म ने ज़्यादा फोकस वाइट मिडिल क्लास वुमेन के इश्यूज पर किया, जिसमें वुमेन ऑफ कलर, दलित वुमेन और ग्लोबल साउथ की वॉइसेस साइडलाइन हो गई। दूसरा इशू है एसेंशियलिज्म, ये असम्पशन की एक यूनिवर्सल फीमेल आइडेंटिटी होती है, जो एक्चुअली रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी और कल्चर के डिफरेंसेस को इग्नोर करता है। ट्रांसजेंडर एक्सक्लूजन भी एक कंट्रोवर्सी रही है, जहां कुछ फेमिनिस्ट्स ने जेंडर एसेंशियलिज्म को रीइंफोर्स किया, ट्रांस वॉइसेस को इग्नोर किया। और न्यूलिबरल कोऑप्शन का खतरा, जब फेमिनिज्म लाइफस्टाइल ब्रांडिंग, एलीट कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेशन या सिर्फ इंडिविजुअल एम्पावरमेंट तक सीमित हो जाए, सिस्टमिक चेंजेस की जगह। पर इन्हीं क्रिटिसिज्म्स ने फेमिनिज्म को ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्टिव, इंक्लूसिव और इंटरसेक्शनल बनाया, जिससे वो आज एक ट्रूली ग्लोबल मूवमेंट बन पाया है। शायद ही फेमिनिज्म से बड़ा कोई क्रिटिकल मूवमेंट आज हो। लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव से फेमिनिज्म का मतलब है इंडिविजुअल राइट्स, लीगल इक्वालिटी और पर्सनल फ्रीडम इंश्योर करना। लिबरल फेमिनिस्ट ये डिमांड करते हैं कि वुमेन को मैन के बराबर एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और जॉब्स मिले। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है
कि ये अप्रोच ज़्यादा फॉर्मल इक्वालिटी पर बेस करती है और सोसाइटी के डीपर स्ट्रक्चरल और कल्चरल जेंडर ऑपरेशंस को इग्नोर कर देती है। मार्क्सिज्म के हिसाब से फेमिनिज्म तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक क्लास एक्सप्लॉइटेशन एड्रेस ना हो। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, खासकर अनपेड डोमेस्टिक वर्क और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी के थ्रू। प्राइवेट प्रॉपर्टी और जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इस सिस्टम का कोर हिस्सा है। हाँ, अर्ली मार्क्सिस्ट थ्योरी में जेंडर को सेकेंडरी माना गया था, पर लेटर फेमिनिस्ट ने रिप्रोडक्टिव लेबर और इंटरसेक्शनैलिटी जैसे कंसेप्ट्स लाके इस गैप को फिल किया है। मतलब डायरेक्टली मार्क्सिज्म तो नहीं, बट इनडायरेक्टली मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंसेस आए हैं। एनार्किज्म और फेमिनिज्म दोनों ही हायरार्की, कोercion और सेंट्रलाइज्ड पावर पर डिस्ट्रस्ट रखते हैं। एनार्किस्ट फेमिनिस्ट का मानना है कि स्टेट और पेट्रियार्की दोनों ही अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर्स हैं जो वुमेन्स ऑपरेशन को सस्टेन करते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, रिलीजन हो या कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हों। एमा गो एमा गोल्डमैन और वोल्टायरिन जैसे थिंकर्स ने मैरिज, मोरालिटी और कैपिटलिज्म को एक साथ क्रिटिक किया। इस अप्रोच का इन्फ्लुएंस क्वेयर, इकोफेमिनिस्ट और इंटरसेक्शनल मूवमेंट्स पर भी पड़ा। हाँ, क्रिटिक्स कहते हैं कि एनार्किस्ट फेमिनिज्म में स्ट्रक्चर की कमी होती है, जो बड़े पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन या पॉलिसी चेंज को लिमिट कर देती है। कंजर्वेटिज्म ट्रेडिशनली फेमिनिज्म को रेजिस्ट करता रहा है, उसे सोशल ऑर्डर, ट्रेडिशन और फैमिली यूनिट के लिए खतरा मानता है। कंजर्वेटिव सोच जेंडर रोल्स को नेचुरली या डिवाइनली ऑर्डेन्ड मानकर विमेन के रोल को मदर्स, केयरगिवर्स और मॉरल एंकर्स तक लिमिट करती है। मॉडरेट कंजर्वेटिज्म कभी-कभी वुमेन्स एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सपोर्ट करता है, लेकिन पेट्रियार्की, सेक्सुअलिटी या रिलीजन की फेमिनिस्ट क्रिटिक को रिजेक्ट कर देता है। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी ने सिर्फ जेंडर को समझने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि पावर, नॉलेज, जस्टिस और पॉलिटिक्स के कंसेप्ट को भी रीडिफाइन किया है। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल थ्योरी की उन एक्सक्लूजन्स को चैलेंज करती है जो हिस्टोरिकली वुमेन और जेंडर माइनॉरिटीज़ को इग्नोर करते आए, और इंसिस्ट करती है कि हमें राइट्स, पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी को नए पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। अपने डिवर्स वेव्स और इवॉल्विंग डिस्कोर्स के थ्रू फेमिनिज्म एक लिविंग डायनेमिक ट्रेडिशन बना है जो नए इनजस्टिसेस के साथ अडेप्ट होता है, लेकिन अपने कोर विजन ऑफ जस्ट, इंक्लूसिव और एगलिटेरियन सोसाइटी से जुड़ा रहता है। एज बोथ क्रिटिक एंड विजन, फेमिनिज्म ने ग्लोबली पॉलिटिकल थॉट और सोशल मूवमेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है, ये प्रूव करते हुए कि जेंडर कोई सेकेंडरी कंसर्न नहीं है, बल्कि ऑल पॉलिटिक्स का सेंट्रल डायमेंशन है। पोस्ट मॉडर्निज्म को देखें तो मॉडर्निस्ट और एनलाइटनमेंट आइडियल्स का एक रिएक्शन है जो रीजन, प्रोग्रेस और यूनिवर्सल ट्रूथ्स जैसे कोर अजम्पशंस को फंडामेंटली चैलेंज करता है। जहाँ मॉडर्निटी रैशनल, इंडिविजुअल, ऑब्जेक्टिव नॉलेज और लीनियर हिस्ट्री का सेलिब्रेशन करती थी, वहीं पोस्ट मॉडर्निज्म का फोकस है स्केप्टिसिज्म, प्लूरलिज्म और फ्रैगमेंटेशन पर। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक कल्चरल सेंसिबिलिटी भी है जो लिटरेचर, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी और आर्ट एंड पॉलिटिकल थ्योरी तक स्प्रेड होती है। पॉलिटिकल थॉट के कंटेक्स्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, फिक्स आइडेंटिटीज और रिजिड नॉर्मेटिव फाउंडेशंस की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करता है। इसका एम्फेसिस होता है कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ्स, डिस्कर्सिव पावर और मल्टीपल सोशल रियलिटीज पर। यानी एक रियलिटी नहीं है, बल्कि कई इंटरप्रिटेशंस का कॉम्बिनेशन है। पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के कोर में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है एनलाइटनमेंट के इस बिलीफ का कि ट्रूथ एक ऑब्जेक्टिव और डिस्कवरेबल चीज होती है। नीचे के पर्सपेक्टिविज्म से इंस्पायर्ड ये कहता है कि ट्रूथ कोई एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं, बल्कि नोअर के पर्सपेक्टिव से शेप होता है। फूको इस आइडिया को आगे ले जाके बताते हैं कि जो सोसाइटी ट्रूथ के रूप में एक्सेप्ट करती है, वो एक्चुअली डिस्कोर्सेस के थ्रू बनती है जो पावर को रिफ्लेक्ट और रीइंफोर्स करते हैं। मतलब नॉलेज कभी न्यूट्रल होती ही नहीं, वो हमेशा पावर रिलेशंस में एम्बेडेड होती है। पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए ट्रूथ्स हमेशा सब्जेक्टिव यानी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेप, इंटरसब्जेक्टिव यानी शेयर्ड कल्चरल कम्युनिकेशन से निकलते हुए, और कंटेक्चुअल यानी टाइम, प्लेस और पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट है। पोस्ट मॉडर्निज्म स्टैटिक ऑन्टोलॉजीज को रिप्लेस करके एक फ्लूइड प्रोसेस बेस्ड रियलिटी का पर्सपेक्टिव देता है, जहाँ फोकस है बिकमिंग और बीइंग पर। मतलब आइडेंटिटी, सिस्टम्स और ट्रूथ्स कभी फिक्स नहीं होते, वो हमेशा फॉर्मेशन के प्रोसेस में रहते हैं, फाइनल स्टेट तक कभी नहीं पहुंचते। डेल्यूज के कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलिटी बताता है कि रियलिटी में बहुत सारी अनटैप्ड पोटेंशियल्स हैं। मटेरियल वर्ल्ड कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि कांस्टेंट फ्लक्स में होता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए किसी एक्सटर्नल ट्रांसेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने अंदर ही इवॉल्व होता है। नीचे का विजन ऑफ लाइफ एज अ मॉन्स्टर ऑफ एनर्जी इसी डायनेमिक वर्ल्ड व्यू को रीइंफोर्स करता है।
जहाँ चेंज एक नेचुरल स्टेट और परमानेंस का एक इल्यूजन है। यानी पोस्ट मॉडर्न थॉट के लिए रियलिटी एक ऑनगोइंग मूवमेंट है, ना कि कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट। पोस्ट मॉडर्निज्म पॉलिटिकल लाइफ के कोर कंसेप्ट्स को समझने के लिए एक रेडिकली डिफरेंट तरीका देता है। सबसे पहले यूनिवर्सल नॉर्म्स का रिजेक्शन, यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स कोई इटर्नल ट्रूथ्स नहीं होते, बल्कि सोशल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। जो एक कल्चर में राइट है, दूसरे में अलग हो सकता है। फिर आता है बाइनरी ऑपोजिशंस का डिकंस्ट्रक्शन, जैसे रीजन, इमोशन, मेल, फीमेल, गुड, इविल। डेरिडा के अकॉर्डिंग ये बाइनरीज ओवर सिंप्लीफाइड होती हैं और रियल लाइफ की कम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करती हैं। लैंग्वेज के केस में पोस्ट मॉडर्निस्ट का मानना है कि टेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मिरर नहीं होते, बल्कि वो साइड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट होते हैं, जहां मीनिंग हमेशा कंटेस्ट होती रहती है। और फाइनली मेटा नैरेटिव्स का रिजेक्शन। लियोटार्ड जैसे ग्रैंड आइडियोलॉजीज ऑफ मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करके कहते हैं कि हमें छोटी लोकलाइज्ड नैरेटिव्स को प्रेफर करना चाहिए, जो डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करें, बड़े मेटा नैरेटिव्स को नहीं जो सब कुछ एक्सप्लेन करने का दावा करते हों। पोस्ट मॉडर्निज्म मेजर पॉलिटिकल थेरीज के मेटा नैरेटिव्स को डायरेक्टली चैलेंज करता है। लिबरलिज्म पे सबसे बड़ा क्रिटिक ये है कि इसका बिलीफ इन ऑब्जेक्टिव रीजन और ऑटोनोमस इंडिविजुअल्स फ्लॉड है। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि आइडेंटिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है और हमेशा कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। मार्क्सिज्म का डिटर्मिनिस्टिक हिस्ट्री मॉडल, जिसमें क्लास स्ट्रगल का नेचुरल एंड सोशलिज्म होता है, इसे भी रिजेक्ट करती है। यहाँ कहा जाता है कि पावर सिर्फ क्लास के थ्रू नहीं, बल्कि डिस्कोर्स और आइडेंटिटी के थ्रू भी ऑपरेट करती है, और हिस्ट्री का कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं है। एनार्किज्म, डिस्पाइट ऑफ इट्स स्केप्टिसिज्म ऑफ अथॉरिटी, ऑफन एक एसेंशियलिस्ट अजम्पशन रखता है कि ह्यूमंस नेचुरली गुड हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म इसे चैलेंज करके फ्रैगमेंटेड सब्जेक्टिव्स और पावर फ्री सोसाइटी की इम्पॉसिबिलिटी पे फोकस करता है, यानी एनार्किज्म को भी क्वेश्चन करता है। कंजर्वेटिज्म की ट्रेडिशंस और टाइमलेस वैल्यूज को तो क्वेश्चन किया ही जा सकता है। डिकंस्ट्रक्ट करके दिखाया जाता है कि ये पावर हायरार्कीज को मास्क करते हैं, और ट्रेडिशन एक कंस्ट्रक्टेड और कंटेस्टेड नैरेटिव होती है। पोस्ट मॉडर्निज्म स्पेशली फूको के थ्रू पावर को एक नई तरह से समझता है। ये सिर्फ टॉप डाउन अथॉरिटी जैसे स्टेट या रूलर का कंट्रोल नहीं होता, बल्कि डिफ्यूज होता है, हर रोज के प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स के थ्रू ऑपरेट करता है। डिसिप्लिनरी पावर का एग्जाम्पल लें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स और ब्यूरोक्रेसीज सिर्फ सर्विसेज नहीं देते, बल्कि लोगों को नॉर्मलाइज करते हैं, उन्हें गवर्नेबल बनाते हैं। फिर आता है पावर और नॉलेज का नेक्सस। यहाँ फूको कहते हैं कि पावर नॉलेज को प्रोड्यूस करती है और नॉलेज पावर को रीइंफोर्स करती है। इससे हम डिसाइड करते हैं कि क्या नेचुरल, नॉर्मल या ट्रू है। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस पोस्ट मॉडर्निस्ट सेंस में क्लासिकल रेवोल्यूशन जैसे नहीं होता, बल्कि डोमिनेंट डिस्कोर्सेज, आइडेंटिटीज और सोशल नॉर्म्स को कंटेस्ट करके शुरू होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म आइडेंटिटी को एक सोशल और डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्ट मानता है, ना कि कोई स्टेबल फिक्स्ड एसेंस। थिंकर्स जैसे जूडिथ बटलर आर्ग्यू करती हैं कि जेंडर एक परफॉर्मेटिव चीज़ है, यानी ये हम रेपिटेटिव एक्ट्स और नॉर्म्स फॉलो करके क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ बायोलॉजिकली मिलता है। इस व्यू का डीप इन्फ्लुएंस रहा है फेमिनिज्म पे, यानी एसेंशियलिस्ट वुमेनहुड आइडियाज़ को चैलेंज किया है। क्यूर थ्योरी पे फिक्स्ड एसेंशियल सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ पर सवाल उठाया है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म दिखाया है कि कॉलोनाइज आइडेंटिटीज़ कैसे वेस्टर्न डिस्कोर्स ने रिकंस्ट्रक्ट की। ये अप्रोच ये रिवील करती है कि रेस, जेंडर और नेशन जैसे कंसेप्ट्स एक्चुअली पावर लेडन हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनाए गए होते हैं, और इसी वजह से ये चेंजेबल, कंटेस्टेबल होते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म सेलिब्रेटेड से ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड है। पोस्ट मॉडर्निज्म पर सबसे बड़े दो क्रिटिसिज्म्स ये रहे हैं। पहला कि एपिस्टेमोलॉजिकल रिलेटिविज्म एंड मॉरल नाइहिलिज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म जब ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को रिजेक्ट करता है, तो क्रिटिक्स कहते हैं ये एपिस्टेमोलॉजिकल रिलेटिविज्म में स्लाइड हो जाता है। मतलब हर व्यू पॉइंट इक्वली वैलिड है, जब कुछ सही नहीं है तो सब कुछ सही हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स ही नहीं है, तो स्लेवरी को, जेनोसाइड को या अथॉरिटेरियनिज्म को ऑब्जेक्टिवली कैसे कंडेम किया जाए? हम कैसे बोलें कि स्लेवरी गलत है, अगर वो यूनिवर्सली गलत है ही नहीं तो? इस अप्रोच से जस्टिस, राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी भी सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट बन जाते हैं, जिनका रैशनल बेसिस नहीं होता। सेकेंड इज पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस एंड पैरालिसिस।
ग्रैंड नैरेटिव्स को डिसमेंटल करके और स्टेबल फाउंडेशंस को डिनाई करके पोस्ट मॉडर्निज्म अक्सर कोई क्लियर अल्टरनेटिव विजन नहीं देता, सिर्फ डिनाई करता है। अल्टरनेटिव विजन तो है ही नहीं। जैसे स्टीफन के वाइट बोलते हैं, ये एक यूटोपियन होप रखता है, लेकिन प्रेजेंट में एक स्ट्रॉन्ग नॉर्मेटिव डायरेक्शन की कमी रह जाती है। रिजल्ट इज जस्ट ओवर डिकंस्ट्रक्शन एंड लेस मोबिलाइजेशन। और बड़े क्रिटिसिम्स ये हैं। थर्ड वन इज लिंग्विस्टिक ऑब्सक्योरिटी एंड एकेडमिक एलिटिज्म। क्रिटिक्स कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटिंग्स इतनी जार्गन हैवी होती है, जैसे डिफरेंस, रिजोमेटिक मल्टीप्लिसिटी या हाइपर रियलिटी। इन वर्ड्स का यूज़ की क्लैरिटी के बजाय कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। ये एक तरह का एकेडमिक एलिटिज्म क्रिएट करता है, जहाँ सिर्फ ट्रेन्ड स्कॉलर्स ही समझ पाते हैं कि क्या बात कही जा रही है। जो आयरनी है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म खुद इंक्लूसिविटी का चैंपियन बनने की कोशिश करता है। फोर्थ इज मेथोडोलॉजिकल वेगनेस एंड एंटी साइंटिफिक एटीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक है। कार्ल पॉपर ने कहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म फॉल्सिफाइबिलिटी का टेस्ट फेल करता है। ये ना प्रूव होता है ना डिस्प्रूव होता है, इसलिए जेन्युइनली थेरेटिकल नहीं है, एकेडमिक ही नहीं है। नोम चोम्स्की बोलते हैं कि ट्रूथ और ऑब्जेक्टिव मीनिंग को रिजेक्ट करके पोस्ट मॉडर्निज्म इंटेलेक्चुअल इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। एलन सोकल ने अपने सोकल होक्स से दिखाया कि कैसे नॉनसेंस भी पब्लिश हो सकती है। क्रिटिक्स का मानना है कि ये अप्रोच नॉलेज के फाउंडेशंस को वीकन करता है और रीजन, लॉजिक और साइंस को अंडरमाइन करता है। अगर ये टूल्स ही आपके पास ना हो और इन टूल्स को आप गलत बोल दें, तो सही क्या बचेगा। कोर मैसेज ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म हमें एक इम्पॉर्टेंट हैबिट सिखाता है, ग्रैंड नैरेटिव्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करना। मतलब जो बड़ी बड़ी आइडियोलॉजिकल कहानियाँ होती हैं, उनको हमेशा क्रिटिकल लेंस से देखना चाहिए। इसका फोकस होता है पार से सटल हिडन फॉर्म्स को समझना, जैसे लैंग्वेज, कल्चर और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कैसे कंट्रोल होता है। हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म कोई फिक्स वर्टिकल ब्लूप्रिंट देता ही नहीं, लेकिन ये एटलीस्ट एक ओपन स्पेस क्रिएट कर देता है, जहाँ प्लूरलिज्म, फ्लूइड आइडेंटिटीज और डिफरेंस को सेलिब्रेट किया जा सके। आज के ग्लोबलाइज्ड और फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में, जहाँ आइडेंटिटीज मिक्स हो रही हैं और चेंज रैपिड है, ये अप्रोच हमें रिजिड थिंकिंग से बचाती है। चाहे कंट्रोवर्शियल हो, पर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट लेंस बन जाती है। तो ये था एक glimpse into your UPT fourth unit of feminism and postmodernism. We have covered all that you would need for this unit, from the introduction, their core concepts, their historical evolution, their stance, and different schools of thoughts within them, the major contributions and challenges. इन सब के साथ हमने देखे वो important thinkers जो contribute करते हैं towards these traditions and जिन्हें एग्जाम में कोट करना will help you fetch more marks. अब कुछ PYQs देखें तो based on our slides content in the video, you could deal with all the questions around feminism and postmodernism. फेमिनिज्म को ही सेक्स जेंडर डिबेट की तरह भी पूछा गया है। इनफैक्ट ऑलरेडी आप क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रिवॉच द वीडियो। आंसर्स में पुराने यूनिट से भी आप हेल्प ले सकते हैं, लाइक हाउ थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा कंजर्वेटिज्म और कैसे ये अपोज किया जा सकता है फेमिनिज्म द्वारा, और कैसे हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा एम्पिरिकल थियरी, जहाँ कार्ल पॉपर चैलेंज कर सकते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को। सब पढ़ने का फायदा यही है कि यू आर एबल टू बिल्ड दिस इंटर रिलेशंस एंड इंटरकनेक्शंस। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सोर्सेज। In the app button above in the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates only if you find it helpful. जल्दी मिलते हैं with the next unit.